नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल KNC कुसुम नेट क्लासेस में। तो साथियों, लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि अगली बार कोई भी लेक्चर डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आपकी तैयारी और बेहतरीन तरीके से संभव हो सके। तो साथियों, यदि आप हमारे साथ लगातार बने हुए होंगे तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने पिछले 5 लेक्चर से लगातार मौर्यन डायनेस्टी पे बातें की है, जिसमें मुख्य तौर पे हमारी बातें हुई थी मौर्यन ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन को लेकर। उसके बाद हमने बात किया था मौर्यन पॉलिटिकल कंडीशन को लेकर। उसके बाद हमने बात किया था मौर्यन इकोनॉमी को लेकर, यानी मौर्य काल में अर्थव्यवस्था के क्या क्या आधार थे उसके बारे में एक एक करके चर्चा की थी हमने। कृषकों की क्या स्थिति थी, पशुपालकों की क्या स्थिति थी, व्यापार वाणिज्य का क्या स्थिति था, गिल्ड सिस्टम क्या था, इन तमाम चीज़ों के बारे में एक एक करके बात की थी। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे मौर्यन डायनेस्टी से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां से जाकर के उस लेक्चर को आप देख सकते हो। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमने बात किया था अशोक के धम्म के बारे में। हमने आपको बताया था कि आपके सिलेबस में इसको स्पेशली स्पेसिफाई किया गया है, इसलिए इससे सवाल आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन का तैयारी करो, सभी जगह इससे सवाल पूछे जाते हैं और इसीलिए हमने इसको एक स्पेशल लेक्चर में कवर किया था। यदि आपने इस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप जाएं वापस प्लेलिस्ट में, वहां पर यह लेक्चर भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद हमने बात किया था लास्ट वीडियो में मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में, मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य के बारे में एक एक चीज के बारे में डिटेल में चर्चा की थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि 2 तरह के उस समय कला एवं स्थापत्य थे। पहला जो कि राजकीय स्वामित्व में था और दूसरा लोक कला था, जिसमें यक्ष एवं यक्षिणी की मूर्ति के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने बात की थी अशोकन एडिक्ट के बारे में, यानी अशोक के द्वारा जारी किए गए राज्यादेश, उनके द्वारा जारी किए गए इंस्क्रिप्शन, रॉक एडिक्ट एवं पिलर एडिक्ट के बारे में, जिसमें बातें हुई थी हमारी कि उस समय कितने अभिलेख जारी किए गए थे, कितने रॉक एडिक्ट थे और वह रॉक एडिक्ट कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं और उन सारे के सारे रॉक एडिक्ट में किन किन बातों की चर्चा की गई है। उसी तरह से हमने पिलर एडिक्ट के बारे में भी एक एक करके पढ़ा था। आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको पता होगा कि अब हमारे पास मॉडर्न डायनेस्टी में सिर्फ 2 ही लेक्चर बचे हैं, 2 ही टॉपिक बचा है। एक तो मॉडर्न सोसाइटी, जिसको आज हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद हमारा एक टॉपिक बच जाएगा डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मॉडर्न एम्पायर, यानी कि और एक लेक्चर और हम लोग बात करेंगे जिसमें मुख्य तौर पे बातें होंगी कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में, उसके बाद मेगास्थनीज के इंडिका के बारे में। तो उन दोनों को एक ही साथ कवर कर लेंगे, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज का इंडिका। उसके बाद उसी में कवर कर लेंगे हम लोग डिक्लाइन ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, उसके क्या क्या काउजेस थे। तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग बात करते हैं मौर्यकालीन सामाजिक दशा, यानी सोशल कंडीशन ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, मौर्यन पीरियड के बारे में। तो आइए फिर आप हेडिंग दे दीजिए और लेक्चर की शुरुआत करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से रह रहे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों, हमेशा की तरह आप हमारे साथ चीज़ों को लिखते चलना और लिखने से ज़्यादा आप समझने की कोशिश करना। आप जो भी नोट्स बनाना हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्मेट में बनाना, उसके बाद उसको पढ़ करके आप ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट्स में उससे तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए फिर लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आप हेडिंग डाल दीजिए सोशल कंडीशन ऑफ मौर्यन डायनेस्टी और सबसे पहला पॉइंट लिखिए मेगास्थनीज नाम का व्यक्ति जो कि चल करके आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। उन्होंने अपनी फेमस किताब, ठीक है, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है जिसको आप इंडिका के नाम से जानते हो, ठीक है, इंडिका में इन्होंने बताया कि उस समय का यानी मौर्यकालीन समाज, मौर्यकालीन भारतीय समाज मुख्य तौर पे 7 हिस्सों में विभाजित था। कितने हिस्सों में? 7 हिस्सों में। कौन कौन? पहले का नाम बताया इन्होंने दार्शनिक का वर्ग, कृषक वर्ग, पशुपालक वर्ग, कारीगर वर्ग, योद्धा वर्ग, निरीक्षक वर्ग और मंत्री वर्ग। यह टोटल 7 वर्गों की चर्चा करते हैं। इन 7 वर्गों का काम अलग अलग था साथियों। जैसे दार्शनिक का काम था शिक्षा का काम करना, लोगों को पढ़ाना लिखाना। जिस तरीके से चाणक्य आचार्य थे तक्षशिला विश्वविद्यालय में, उसी तरह से दार्शनिक लोगों का काम था समाज में लोगों को पढ़ाना लिखाना, धार्मिक बातों की चर्चा करना, वाद विवाद करना। उसके बाद देखिए कृषक का काम था कृषि करना, यानी खेती करना।
ठीक है। उस समय एग्रीकल्चर जो है उस समय की इकोनॉमी का मेन बेस है। आप मॉडर्न इकोनॉमी का वीडियो जरूर देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। उसके बाद देखिए पशुपालक, पशुपालकों का काम था पशुपालन करना। उसके बाद कारीगर लोगों का, तो कारीगर लोग स्पेशली होते थे, जैसे लोहार, चमार, इस तरीके के। चमार के लिए चर्मकार शब्द प्रयोग किया गया। जो लोहे पे काम करते थे उनको लोहार बोला गया है। जो सोने का काम करते थे उन्हें सोनार बोला गया है। जो लकड़ी का काम करते थे उन्हें बढ़ईगिरी करने का काम यानी कि बढ़ई बोला गया है। तो ये सारे कारीगरों की चर्चा यहाँ पर मिलती है। उसके अलावा योद्धा वर्ग भी था जो कि साम्राज्य को बचाने के लिए लड़ता था। उसके बाद निरीक्षक वर्ग था जो कि समाज का निरीक्षण करता था। उसके अलावा मंत्री था जो कि उस समय के पॉलिटी को डील करता था। जैसे आज हमारे यहाँ मंत्री हमारी राजनीतिक व्यवस्था को डील करते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर है, आपको एक एक चीज़ें समझ में आ रही हैं। ध्यान से आप समझिएगा, दिल और दिमाग का खिड़की दोनों का खिड़की आप खोल करके रखिएगा, उसके बाद पढ़िएगा, तब चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। चलिए फिर आगे बात करते हैं। रोमिला थापर और आर.एस. शर्मा, ठीक है, यह दो हिस्टोरियन हैं। रोमिला थापर एक्स प्रोफेसर रह चुकी हैं जेएनयू की, अब ये रिटायर्ड कर गई हैं। और रामशरण शर्मा पटना कॉलेज पटना के हिस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रोडक्ट रहे हैं, और ये अभी जेएनयू में इन्होंने काम शायद नहीं किया है। इसको एक बार देखना होगा काम किए हैं कि नहीं। हिस्टोग्राफी में एक एक करके हम इन सभी लोगों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए रोमिला थापर और आर.एस. शर्मा कहते हैं कि इस समय, किस समय, मौर्यकालीन समाज में शूद्रों की हालत बहुत ही दयनीय थी। जबकि मेगास्थनीज शूद्रों की चर्चा नहीं करता है। मेगास्थनीज ऐसी बात नहीं बताता है कि इस समय समाज में दास थे। देखिएगा कॉन्फ्लिक्ट यहीं पे तैयार होगा। मेगास्थनीज कहता है कि मौर्यकालीन भारतीय समाज में दास नहीं थे, जबकि कौटिल्य 9 प्रकार के दासों की चर्चा करता है। तो सवाल आपसे दोनों से पूछा जाएगा, इसीलिए आप दोनों को पढ़िए। तो आते हैं रोमिला थापर, रामशरण शर्मा क्या कर रहे हैं कि शूद्रों की हालत इस समय बहुत दयनीय है, और इन्होंने यहाँ से यह बहुत आगे निकल गए, और इन्होंने भारत के शूद्रों की दशा की तुलना यूनान एवं रोमन वर्ल्ड में जो रह रहे थे स्लेब, जो गुलाम थे, जो दास थे, उनसे इनका कंपैरिजन किया गया है। ठीक है, किनसे? यूनान एवं रोम में रह रहे दासों एवं गुलामों से भारतीय शूद्रों की तुलना इतिहासकार रोमिला थापर एवं डॉक्टर रामशरण शर्मा ने की है। चलिए उसके बाद देखिए, मैंने अब पॉइंट बताया आपको, मेगास्थनीज दास की बात नहीं करता है, लेकिन रोमिला थापर, आर.एस. शर्मा बात कर रहे हैं। देखिए लेकिन एक और हिस्टोरियन हुए जिन्होंने बताया, डॉक्टर ओम प्रकाश। डॉक्टर ओम प्रकाश कहते हैं कि शूद्रों की तुलना यूनानी दासों के साथ नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि भारत के शूद्रों को कृषि करने का अधिकार था, और ऐसा चाणक्य के द्वारा लिखी गई किताब अर्थशास्त्र में उसका प्रमाण भी प्राप्त हुआ है। और ये लोग स्वतंत्र तौर पे कृषि कर रहे थे, लेकिन यूनान के जो दास होते थे, यूनान के जो गुलाम होते थे, उनको स्वतंत्र तौर पे एग्रीकल्चर करने का अधिकार नहीं था। इसलिए डॉक्टर ओम प्रकाश रोमिला थापर के कही गई बातों से समर्थन नहीं करते हैं, सहमत नहीं है। इसलिए दो अलग अलग हिस्टोरियन हैं, दोनों का मत आपको जानना चाहिए। उसके बाद देखिए, इस समय संयुक्त परिवार यानी ज्वाइंट फैमिली का, संयुक्त परिवार का प्रचलन था। उसके अलावा इसमें बताया गया है ज्वाइंट फैमिली का क्या अर्थ है। जैसे आपके 2-3 जनरेशन आप अपने साथ रहते हो, जैसे आपके दादाजी हैं, उसके बाद आपके पिताजी हुए, चाचा चाची, सब आप एक ही साथ मिलकर के रहो, यह ज्वाइंट फैमिली का यह एक उदाहरण है। उसी तरीके से इस समय ज्वाइंट फैमिली चल रहा है। उसके बाद बताते हैं, समाज में लड़कों के वयस्क होने का उम्र 16 वर्ष निर्धारित किया गया था, जबकि लड़कियों के वयस्क होने का उम्र 12 वर्ष निर्धारित किया गया था। और ध्यान रखिएगा, 16 वर्ष में यदि लड़का वयस्क हो रहा है, इसका अर्थ है कि उसके बाद उसकी शादी हो जाएगी, उसकी विवाह का यह उम्र तय किया गया है। उसके बाद देखिए, इस समय के समाज में महिलाओं की स्थिति की ही बात अब हो रही है। इस समय के समाज में तलाक प्रथा चल रही थी। ठीक है, तलाक प्रथा विद्यमान था। तलाक प्रथा तभी जायज़ था जब पति एवं पत्नी, जब हस्बैंड एवं वाइफ दोनों के सहमति से तलाक होता, तभी तलाक प्रथा जायज़ माना जाता था। अन्यथा कोई भी महिला अपने अचानक तौर पे तलाक देती थी तो उसे समाज में हे दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन यदि पति और पत्नी सहमत होकर तलाक लेते थे तो वह उसको बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त थी और उसको समाज में जगह दिया जाता था। उसके अलावा इस समय पुनर्विवाह प्रथा भी प्रचलित थी।
ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि किसी महिला के पति की डेथ हो गई तो उसके पास इतना अधिकार था कि वो आगे चल करके दूसरा शादी कर सकती थी। उसके बाद नियोग प्रथा भी इस समय था। नियोग प्रथा क्या होता है साथियों, जैसे एक महिला के पति की जब हत्या हो गई या फिर उनका देहांत हो गया तो उस महिला के पास अधिकार था कि उस पति के भाई के साथ संभोग करके, सेक्स करके, ठीक है, और अपने बच्चे को पैदा कर सकती थी। यह एक दरअसल नियोग प्रथा या वैदिक काल से ही चलता आ रहा था। ठीक है, चलो उसके बाद आगे बात करते हैं। एक वर्ण संकर जातियों का भी उल्लेख मिला है। और वर्ण संकर जातियां कब पैदा हो रही थी? वर्ण संकर जाति का अर्थ है हाइब्रिड कास्ट, जो हाइब्रिड प्रोडक्शन है कास्ट का, वह भी इस समाज में देखने को मिलता है। जब उच्च मेल, ठीक है, उच्च वर्ण का व्यक्ति, उच्च वर्ण कहने का अर्थ है जो ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति है, और यदि वह पुरुष है और निम्न वर्ग के स्त्री के साथ शादी करता है, उसके बाद उस विवाह को बोला जाता है अनुलोम विवाह, और उससे जो बच्चे पैदा लेंगे उसको बोला जाएगा वर्ण संकर, अंग्रेजी में हाइब्रिड। उसके बाद देखिए, यदि उच्च फीमेल है यानी कि ब्राह्मण महिला है, उच्च वर्ण की महिला है और निम्न वर्ग का मेल है, तो उस विवाह को बोला जाएगा प्रतिलोम विवाह, और इसमें भी वर्ण संकर का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोनों जगह पे। उसके बाद बात करते हैं, इस समय के लोग मनोरंजन करने के लिए रथ दौड़, घोड़दौड़, अश्वदौड़ एवं हस्ती दौड़, रथ दौड़, रथ को दौड़ाते थे, घोड़े को दौड़ाते थे, हाथी को भी दौड़ाते थे, इस तरीके से लोग खेलते थे, जुआ वगैरह भी खेलते थे। इस तरीके के तमाम तरह के खेल खेलकर ये लोग अपना मनोरंजन का काम किया करते थे। उसके अलावा उत्सव भी होता था, यानी फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता था। उसके अलावा मेला वगैरह भी लगता था, जैसे अभी दशहरा का मेला लगा हुआ है। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये लोग खाने में मुख्य तौर पे गेहूं, चावल एवं जौ का प्रयोग करते थे। खाद्यान्न, यदि आपसे खाने के बारे में पूछा जाए तो मुख्य तौर पे गेहूं, चावल एवं जौ का प्रयोग करते थे। उसके बाद आगे चलते हैं। चाणक्य क्या कह रहा था? चाणक्य कह रहा था कि 9 प्रकार के दास इस समाज में विद्यमान थे, और चाणक्य के इस बात से पता चलता है कि कहीं ना कहीं रोमिला थापड़ और रामशरण शर्मा जो बात कर रहे थे वह बिल्कुल सही बात थी। चाणक्य 9 प्रकार के दास की बात करते हैं। कौन कौन? ध्वजवाहन, उदरदास, गृहजात, दायागत, लब्ध, कृत, आत्मविक्रमी, अहितक और दंडप्रीत। ठीक है, 9 दासों का नाम आप याद रखना, आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए चाणक्य का स्टेटमेंट कुछ और है, मेगास्थनीज का स्टेटमेंट कुछ और है। चाणक्य भारतीय समाज का रहने वाला व्यक्ति है, जबकि मेगास्थनीज भारत का रहने वाला नहीं था। तो आप किसकी बातों पर ज़्यादा भरोसा करेंगे? क्योंकि मौर्यकालीन जितने भी प्रशासनिक व्यवस्था हैं या फिर मौर्यकाल की कोई भी व्यवस्था हो, उसका मुख्य आधार चाणक्य के द्वारा लिखी गई किताब अर्थशास्त्र है। क्योंकि मौर्यन डायनेस्टी को जो फाउंडर हैं चंद्रगुप्त मौर्य, उनको चंद्रगुप्त मौर्य बनाने का श्रेय चाणक्य को ही जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद कई सारे वर्ण संकर जातियों का उल्लेख किया गया है। कौन कौन वर्ण संकर जातियां हैं, नाम लिख लीजिए। अंबस्ट हैं, उसके बाद निषाद है, सूत है, चांडाल है जो कि पश्चिम बंगाल में अभी पाई जाती है जाति, मागध है, स्वापक है और रथकार है। यह देखिए 1 2 3 4 5 6 7 प्रकार के वर्ण संकर जातियों का उल्लेख हुआ है। इन जातियों के अलावा और कई जातियां हैं, जैसे रजक जिसको धोबी जो कपड़ा धोने का काम करते थे। उसके अलावा तंतुवाद एक जाति है जिसको जुलाहा बोलते हैं, मुसलमानों की एक जाति है। सुनार आज मुसलमानों की जाति हो गई, उस समय तो नहीं थी क्योंकि उस समय इंडिया में मुसलमान नहीं आए थे। उसके बाद सुनार, उसके बाद दर्जी, उसके बाद बढ़ई, लोहार, इन तमाम प्रकार के कर्मकारों की भी चर्चा की गई है। और जितने का नाम हमने बताया सभी के सभी शूद्र कैटेगरी में आते थे, शूद्र वर्ण में ये लोग गिने जाते थे। ऐसा मैं नहीं, ऐसा कौटिल्य अपनी किताब अर्थशास्त्र में कह रहे हैं। उसके अलावा दार्शनिक, किसान और 2-3 जातियां थी, जैसे अहीर थे, ग्वाले थे, ठीक, और कारीगर, सैनिक। यह मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। तो चलिए यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। महिलाओं के बारे में कुछ बात जान लेते हैं। यहाँ पर महिलाओं के बारे में 3 बातें जानी। महिलाओं को पुनर्विवाह का अधिकार था, नियोग प्रथा था और तलाक प्रथा भी था। ध्यान रखिएगा, महिलाएं 2-3 प्रकार की होती थी। एक महिला जो घर में ही रहती थी, ठीक है, वैसी महिलाएं जो घर में ही रहती थी, जो गृह कार्य केवल करती थी और जो घर से बाहर नहीं निकलती थी। अभी भी आप भारत के कई गाँवों में जाएंगे
तो वहाँ पर कई सारी महिलाएं हैं जिनको घर से निकलने की इजाज़त नहीं है। तो यह सेम सिस्टम मौर्यन डायनेस्टी में भी चल रहा था। तो अब सोचो मौर्यन डायनेस्टी में जो चीज़ें चल रही थी वह आज तक हमारे समाज में देखने को मिलता है। हम लोग कहाँ आगे बढ़े हैं, बहुत ज़्यादा कुछ आगे नहीं बढ़े हैं, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। देखिए घर में जो महिलाएं रहती थी, जो घर से जिनको बाहर निकलने का अधिकार नहीं था, वैसी महिलाओं को अनिष्कासनी कहा जाता था। ठीक है, अनिष्कासनी। उसके बाद देखिए अब जो महिलाएं घर से बाहर निकलेंगी उसको निष्कासनी कहा जाएगा। क्लियर है। दूसरी बात, जो महिलाएं, वैसी महिलाएं जो वैश्यावृत्ति करके, ठीक है, जो प्रोस्टिट्यूशन का काम करके अपना जीविकोपार्जन करती थी, अपना परिवार चलाती थी, उसको बोलते थे, उस महिला को रूपा जीवा। और ध्यान रखिएगा प्रोस्टिट्यूशन इस समय कोई खराब शब्द नहीं है, प्रोस्टिट्यूशन इस समय कोई खराब कार्य नहीं है, बल्कि उसको बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। उसके बाद देखिए उसके अलावा वैश्याएं, जो वैश्या महिलाएं थी, जो उस समय की प्रोस्टिट्यूट थी, वह गुप्तचर का भी काम करती थी, स्पाई सिस्टम में भी वो लोग अधिकारी हुआ करती थी। उसके अलावा विधवा महिलाएं पूरी तरीके से स्वतंत्र, विधवा महिलाएं स्वतंत्र थी। वैसी विधवा महिलाएं जो स्वतंत्र होती थी, जिनको किसी भी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन नहीं था, वैसी महिलाओं को छंदवासिनी कहा गया है। ठीक है, वैसी महिलाओं को छंदवासिनी कहा गया है। उसके अलावा वैसी विधवा महिलाएं जो बहुत ही अमीर थी, धनाढ्य विधवा, ठीक है, जिनके पास बहुत सारा धन था, बहुत सारा प्रॉपर्टी था, जो रिच थी, उनको बोला जाता था आढ़य विधवा। ठीक है, आढ़य विधवा। आगे बात करते हैं, इस समय शिक्षा के मुख्य तौर पे केंद्र कौन कौन थे। ध्यान रखिएगा, शिक्षा, महिला, मनोरंजन, खाने की साधन, ये सभी के सभी सोसाइटी के अंतर्गत ही आते हैं, इसलिए हम लोग एक एक करके चर्चा कर रहे हैं। शिक्षा का मुख्य तौर पे केंद्र था उज्जैन, वाराणसी और तक्षशिला। तक्षशिला वही विश्वविद्यालय जहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों ने पढ़ाई की थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ के स्टूडेंट थे और चाणक्य वहाँ पर प्रोफेसर थे। आगे बात करते हैं, इस समय इन सभी के अलावा कई प्रकार के लोगों का जिक्र मिला है, जिसमें एक व्यक्ति जो है विविध प्रकार की बोलियां बोलता था, यानी इसके पास इतना लैंग्वेज था, इसके पास इतना नॉलेज था कि डिफरेंट टाइप के लैंग्वेजेस को बोल सकता था। ठीक है, वैसे लोग को बोलते थे वाग्जीवक। ठीक है, उसके अलावा जो व्यक्ति रस्सी पर चलने में माहिर होता था, जैसे आप गांव में अभी भी लोग आते हैं तो मदारी वगैरह दिखाते हैं और वह एक पतली सी रस्सी पर चलते हैं, तो मौर्यन डायनेस्टी में वैसे व्यक्ति को प्लबक कहा जाता था। उसके अलावा मदारियों को सौभिक कहा जाता था। ठीक है, मदारी करने वाले लोगों को सौभिक कहा जाता था और जादूगर लोगों को कुहक। ठीक है, यह शब्द याद रखिएगा साथियों, यह शब्द बहुत टेक्निकल है और इससे सवाल आपसे पूछा जाता है। उसके बाद देखिए रंगशाला को प्रेक्षागृह कहा जाता था, तो रंगशाला में जो पुरुष भाग लेते थे उनको रंगोपजीवी कहा जाता था। उसके अलावा रंगशाला में जो महिलाएं भाग लेती थी उनको रंगोपजीवनी कहा जाता था। क्लियर है। आगे लिखिए, इस समय एक सामाजिक समारोह का आयोजन किया जाता था। यह सवाल नेट के एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है। मौर्य काल में एक सामाजिक समारोह का आयोजन किया जाता था। उस सामाजिक समारोह को क्या कहते थे? उसको प्रवहन कहते थे। क्या कहते थे? प्रवहन। लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करते हैं रिलीजियस कंडीशन के बारे में। अब तो मैंने सोशल कंडीशन बात किया, लेकिन सोसाइटी में ही एक और टर्म है जिसको रिलीजन बोलते हो। हमने क्या क्या बातें की, दास के बारे में, उनके सोसाइटी कितने हिस्सों में बटे हुए थे, उन तमाम चीज़ों के बारे में। फिर महिलाओं के बारे में बातें हुई, तलाक प्रथा, लड़के एवं लड़कियों की विवाह के बारे में, फिर मनोरंजन के बारे में, फिर अन्न के बारे में बातें हुई। उसके बाद एजुकेशन के बारे में भी बातें हुई। उसके बाद डिफरेंट टाइप के लोग थे उनके बारे में भी बात हुई। अब हम लोग बात करते हैं धर्म के बारे में। उस समय कौन कौन से धर्म थे और रिलीजियस कंडीशन क्या था। पहला लिखिए, उस समय वैदिक एवं ब्राह्मण धर्म भी चल रहा था। इसमें मुख्य तौर पे अपराजित, जयंत, वैजयंत, अदिति, सरस्वती, सविता, अग्नि, सोम, कृष्ण, श्री मदिरा, इसको दुर्गा भी बोला गया है। उसके अलावा शिव एवं वैष्णव, इन तमाम देवताओं की पूजा की जा रही थी। वैदिक धर्म के अलावा इस समय श्रमण जो होते थे, जो सन्यासी होते थे वैदिक धर्म में, ठीक है, उनको श्रमण बोला जाता था। और एक सन्यासी का जिक्र हुआ जिसका नाम है मंडनिश। और मंडनिश के बारे में ऐसा बताया जाता है कि वह एक ऐसा सन्यासी था जिससे सिकंदर बहुत प्रभावित हुआ था। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि सिकंदर ब्यास नदी को क्रॉस नहीं किया था, तो मंडनिश जब भी होंगे तो उधर ही होंगे, तभी सिकंदर से मिले होंगे और अपना प्रभाव जमा पाए होंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं कहाँ, बौद्ध धर्म की तरफ। ठीक है, अब देखिए दूसरा इस समय जो धर्म चल रहा था वह बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में आपको पता होगा कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था और बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को अपनाया था। क्लियर है। तो इस समय 84,000 स्तूपों का निर्माण किया गया था और शालीशुक एक जो है शासक हुआ जो अशोक के मरने के बाद हुआ है, यह भी बौद्ध धर्म का ही अनुयायी था। उसके बाद देखिए इस समय तीसरा संप्रदाय है आजीवक संप्रदाय, बिंदुसार इसके मेन व्यक्ति थे और अशोक ने भी 7वें स्तंभ अभिलेख में चर्चा की है कि आजीवक संप्रदाय के मानने वाले लोग थे, उनको इन्होंने 4 गुफाएं दान में दी थी। बिहार के गया जिले में स्थित बराबर गुफा, हमने चारों गुफाओं के बारे में अशोकन एडिक्ट में एक एक करके डिटेल में बताया था। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो आपको निश्चित तौर पे देखना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हम लोग निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ किसको, जैन धर्म के बारे में ही बात हो रही है। और आपको पता होगा कि जब चंद्रगुप्त मौर्य शासन कर रहे थे तो उस समय मौर्यन डायनेस्टी में एक अकाल पड़ा था 12 वर्षों के लिए और वह साम्राज्य को छोड़कर वह दक्षिण भारत निकल गए थे। जिस जैन गुरु के नेतृत्व में निकले थे उस गुरु का नाम था भद्रबाहु और वह कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चले गए थे, जहां पर चंद्रगिरी नामक पहाड़ी पर संलेखन विधि के माध्यम से भूखे प्यासे रहकर तपस्या करते करते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। किन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो इसका मतलब है कि इस समय जैन धर्म भी चल रहा था। ठीक है, चलो तो फिर आगे बात करते हैं। अब भक्ति संप्रदाय का भी इस समय उदय हुआ है जिसमें बुद्ध को देवता के रूप में पूजा जाने लगा था। उसके अलावा यूनानी लोग ऐसा बताते हैं कि वासुदेव यानी कृष्ण की भी पूजा की जा रही थी और कृष्ण के लिए एक नया नाम इन्होंने बताया, यूनानी नाम, वह है हेराक्लीज। इससे सवाल पूछा गया है वासुदेव का यूनानी नाम क्या है कृष्ण का, तो वह है हेराक्लीज। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए धर्म के बारे में बात हो गई, थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग लैंग्वेज एवं लिटरेचर के बारे में। ठीक है, लैंग्वेज एवं लिटरेचर, भाषा एवं साहित्य। भाषा एवं साहित्य में कौन कौन, इस समय आप देखिए कि भाषा के रूप में प्राकृत एवं पाली भाषा का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। लिपि के रूप में खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि, ग्रीक लिपि और आरामाइक, 4 प्रकार की लिपियों का प्रयोग किया जा रहा है। इन चारों लिपि के बारे में हमने एक एक करके डिटेल में आपको बताया था, इसीलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा। आप पिछला लेक्चर जाकर देखना, वहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। उसके बाद देखिए भद्रबाहु ने कल्पसूत्र लिखा है। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट ग्रंथ है इस समय का साहित्य है। उसके बाद कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है, यही तो मेन बेस है, यह दरअसल मेन बेस है मौर्यन डायनेस्टी का। उसके बाद मोगली पुत्तम तीस नामक व्यक्ति जिसके अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, वह कथाबत्तु नामक, ठीक है, कथाबत्तु नामक एक लिटरेचर लिखता है, साहित्य लिखता है। ठीक है, तो तमाम तरह के भाषा एवं साहित्य मौर्यकालीन समाज में विद्यमान थे। तो ये तमाम सारी बातें, यदि आप इतनी सारी बातों को क्लियर कर लेते हो तो मौर्यन सोसाइटी से आने वाला एक भी सवाल आप नहीं छोड़ेंगे, नहीं छूटने वाला है। बस शर्त यही है कि आप ईमानदारी के साथ हमारे साथ मेहनत किए होंगे, तब सवाल नहीं छूटेगा। यदि आप बेईमानी करोगे, आप ऑनेस्टी नहीं दिखाएंगे पढ़ाई में, तो निश्चित तौर पे सवाल छूटेगा और सवाल छूटेगा तो रिजल्ट भी छूटेगा। तो चलिए साथियों, आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और आप लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमें पहुँचने में मेरी मदद करें। तो चलिए दोस्तों, अगले लेक्चर में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और उस टॉपिक में हम लोग मौर्यन डायनेस्टी के एंडिंग के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए और अपनों से प्यार करते रहिए।